नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये क्लास पॉलिटी क्लास है। हम आपके साथ जुड़ रहे हैं संविधान की क्लास के साथ। हमारी जो पहले की क्लासेस हुई हैं उसमें हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। मूल अधिकार हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और देश के संवैधानिक प्रमुख का टॉपिक है, यानी राष्ट्रपति की बात हम कर रहे थे। हम भाग 5 पढ़ रहे थे और भाग 5 में हम संघीय कार्यपालिका का जो पहला भाग है, संघीय कार्यपालिका जो मिल के बनती है जिन 5 लोगों से, उसमें पहले टॉपिक पे हम देख रहे थे जिसका नाम है राष्ट्रपति। हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान रहे थे, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें जानी थी कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसमें विद्यमान होती हैं, वह भारत के सशस्त्र बल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों का प्रधान सेनापति होता है। फिर हमने जाना कि आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि भारत एक गणतंत्र, बस थोड़ा सा रिवीजन कर ले उसके बाद बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र, और गणतंत्र का मतलब है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। आर्टिकल 54 कहता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा, जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होगा। फिर अगला है 55। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि कैसे उसका इलेक्शन होता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें 3 बिंदु उन्होंने बताए हैं प्रमुख। पहली बात तो आप जानिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। कैसे अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब ही यही है कि जनता पहले प्रतिनिधि चुनेगी और वो प्रतिनिधि क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। फिर कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणी विधि से गुप्त मतदान होगा। इन शब्दों की, इन टर्मिनोलॉजी, जो शब्द यूज किए गए हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके और एकल संक्रमणी, इन शब्दों की चर्चा भी हमने विस्तृत रूप से कर दी है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इन शब्दों का मतलब क्या है। फिर हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या को आधार बनाया गया है वो 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है और 2026 तक यही आधार रहने वाला है। तो इन चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। हमने थोड़ा सा अपने प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर दिया ताकि जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इस क्लास को एकदम नया ना माने। उनको भी मैंने जो चीज़ें कल वहाँ एक्सप्लेन की थी उनका मोटा मोटा सा नॉलेज आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आज जब क्लास एंड होगी तो राष्ट्रपति से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य जो एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे, तो जुड़े रहिए आखिरी तक की। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे जो हमारा आर्टिकल आएगा राष्ट्रपति में वो क्या आएगा? आगे आएगा राष्ट्रपति की पदावधि। मैंने क्या कहा? हमने आपको पहले दिन ही बताया, जब पहली क्लास हमने राष्ट्रपति की ली, भाग 5 की पहली क्लास ली, तो उस क्लास में चर्चा में हमने आपको एक शब्द बताया, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब यह है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं है, वो एक निश्चित समय के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होगी। तो वो कौन सा निश्चित समय है भाई? अगर कोई पद बना है तो उस पद पर जो व्यक्ति आसीन है वो व्यक्ति सदैव तो नहीं रह सकता, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र भी है। तो एक निश्चित टाइम होगा कि वह व्यक्ति उस पद पर रहेगा। तो वही चीज है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल या राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा अगला टॉपिक उसमें कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, कितना उसका कार्यकाल होता है, इस बारे में बताया गया है। टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट क्या कहा गया है? आर्टिकल 56
क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति पद ग्रहण की दिनांक से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होगा वह जब अपने पद पर आसीन होगा, जिस दिनांक को वह अपना कार्यभार संभालेगा, उस दिनांक से लेकर 5 वर्ष तक की वह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो बात यहां पर अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है, तो कितनी होती है बच्चा? वो होती है 5 वर्ष। कितनी होती है? 5 वर्ष। एकदम क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 वर्ष तक तो होती, लेकिन कभी कभी कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाता है। यह भी तो हो सकता है। अब कह दिया 5 साल के लिए कार्यकाल होगा, बिल्कुल संविधान कहता है कि 5 साल के लिए कार्यकाल होगा, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति को अपने कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले ही उस पद से हटना पड़ता है। कैसे हटेगा? तो देखिए यहां पर 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो सकता है, यानी वो अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले भी अपने पद से हट सकता है। कैसे हटेगा? देखिए, राष्ट्रपति सबसे पहले जो कार्य करेगा, अगर उसे अपने पद से 5 वर्ष से पूर्व हटना है तो क्या करता है? वह त्यागपत्र देता है, अपना रिजाइन सौंप देता, अपना त्याग पत्र दे देगा। स्वेच्छा से मैं नहीं रहना चाहता इस पद पर, आप कोई कार्य को नहीं करना चाहते, किसी पद पर हैं, किसी जॉब में हैं, आप नहीं करना चाहते, तो आप पहला काम क्या करेंगे कि आप त्याग पत्र दे देंगे, रिजाइन कर देंगे कि मैं इस जॉब से, इस पद से अपना इस्तीफा देता हूं, त्याग पत्र देता हूं। तो पहली बात तो यह है कि स्वेच्छा से हमने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यहां पर यह है कि इस्तीफा दोगे किसको, त्याग पत्र दोगे किसको? तो प्रश्न यही है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा किसे? क्योंकि राष्ट्रपति अगर देखो तो राष्ट्र का अध्यक्ष, वो किसे अपना त्याग पत्र, उससे ऊपर तो कोई नहीं है, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही देगा। 5 वर्ष से पूर्व नहीं काम करना चाहते हैं तो हम त्याग पत्र देके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान रखिए, तो पहला पर यही बात बनी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता बच्चा? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। चलिए अब आगे देखिए, अब दूसरा तरीका क्या है? तो त्याग पत्र हो गया। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि एक तो स्वेच्छा से हट जाएं, हम नहीं कार्य करना चाहते हैं, हम हट गए, त्याग पत्र दे दिया। दूसरा होता है कि आपको हटा दिया जाए, जबरदस्ती इस पद से हटा दें। तो राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा होता है। संवैधानिक तौर पे इसका भी प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाए। कैसे हटाओगे? तो देखिए, कहा है संविधान के अतिक्रमण, शब्द को ध्यान से देखिए, संविधान के अतिक्रमण पर करने पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाकर पद से हटाया जाता है। बात समझे कि जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर देगा तो हम उस पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटा देंगे। तो परिस्थितियां दो हैं, मृत्यु तो एक नेचुरल है। अब कोई पद पे बैठा हुआ है तो मृत्यु हो गई तो भाई सीधी सी बात है, पद तो खाली हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे 5 वर्ष से पूर्व अपने पद को छोड़ना, तो पद को छोड़ने की 2 ही कंडीशन हैं। एक तो है कि वह अपना स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, दूसरा है कि राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए क्या लगा दिया जाए? महाअभियोग लगा दिया जाए, और उस महाअभियोग के बाद उसे पद से हटा दिया जाए। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखिए। लेकिन एक चीज और देखिए, बात को समझिए ध्यान से। राष्ट्रपति
का जो पद है वो राष्ट्राध्यक्ष है, उसका पद कभी खाली नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रह सकता जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पर देखिए, राष्ट्रपति पदावधि समाप्त होने तक तब तक अपने पद पर आसीन रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले करा लिया जाता है, ताकि राष्ट्रपति जो वर्तमान में कार्यरत हैं, इनका जैसे ही कार्यकाल समाप्त हो, हमारे पास उनका उत्तराधिकारी हो, वह तुरंत उनका कार्यभार संभाल ले। तो बात ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति का जो पद है वो बेटा कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। वो उस पद पर तब तक आसीन रहता है, तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा उसके कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले करा लिया जाता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समस्या? दो चीजें, त्यागपत्र और महाभियोग। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने पे लगाया जाएगा। यहां तक दोनों बातें क्लियर हैं? एकदम क्लियर। अब एक चीज थोड़ा सा लाइन यहां पे एक जोड़ेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा कि भाई राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है, आप उस चीज को देखिए। बात समझ रहे हैं ना? इतनी बातें देखो, बेसिक चीजें हैं। थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचो कि अगर आप किसी पद पर आसीन हो, आपको कोई पोस्ट दे दी गई, तो उस पोस्ट पर आप अपना कार्य कर रहे हैं। अब उस पोस्ट को छोड़ने के दो ही तरीके हैं। आप हमारे घर आए, या तो आप स्वेच्छा से चले जाएं, नहीं तो हम आपको भगा दें। दो ही चीज़ें तो हैं। स्वेच्छा से गए तो कोई बात नहीं, अब भगाया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ भी दो तरीके, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दो, न तो हम महाभियोग लगा कर आपको हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, यहीं पर क्लॉज 2 है, 56 क्लॉज 2। इसी में यही बात मैंने चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अब आर्टिकल्स के रूप में भी आप देख लीजिए। 56 क्लॉज 2 में क्या कहा है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ती है। 56 में ये बात कही गई है क्लॉज 2 में कि जैसे ही त्यागपत्र आपको मिलेगा, आप तत्काल उसकी सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। मैं क्लियर हूं? बिल्कुल क्लियर बात है? कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी प्रकार की? बोलिए, कोई समस्या नहीं है? अब यहां से प्रश्न दो तरह के बनेंगे, आप ध्यान से देखिए कैसे प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न यही बनेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। जनरली ये बनता नहीं है, लेकिन बहुत पुराने पेपर सर देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो वहां ये प्रश्न बना हुआ है। तो 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। प्रश्न यह बनता है ज्यादातर कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति बच्चा अपना त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति, जस्ट एक नीचे वाला, सेकंड इन कमांड। ठीक है। फिर संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर क्या लगता है? महाभियोग लगता है। हालांकि ये प्रश्न जब भी आता है आर्टिकल्स के रूप में आता है कि संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में, ध्यान से समझिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। बात समझ में? प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट, तो 61 आ जाएगा। तो ये दोनों बातें क्लियर हुई। प्रश्नों का आपने स्वरूप समझ लिया कि कैसे प्रश्न इस टॉपिक से बनने की संभावना है या बने हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। देखिए, अब अमेरिका का, जैसे अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले जाए। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो मैक्सिमम 2 बार बन सकता है। 2 बार के बाद उसका संविधान उन्हें परमिशन नहीं देता है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्या कहता है आर्टिकल 57? पुनः निर्वाचन की योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, ये पुनः निर्वाचित होने की
पात्रता या योग्यता। 57 कहता है कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है वह राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए योग्य होगा या पात्र होगा। मेरी बात समझो, 57 कहता है कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या कर चुका है वो पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य होगा, उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। एकदम क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हर चीज लगभग क्लियर है, कोई किसी प्रकार की समस्या? चलिए आगे देखिए। अब पद बना, उस पद पर जो व्यक्ति बैठेगा उसकी शक्तियों के बारे में छोटी मोटी तो कार्यपालिका का प्रधान है चर्चा कर ली हमने ये जाना कि उस पद पर जो व्यक्ति बैठ रहा है वो किस प्रकार से आएगा, यानी निर्वाचन है तो कैसा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष, अनुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी गुप्त मतदान। फिर जो व्यक्ति उस पद पर बैठा है वो कितने समय तक उस पद पर विद्यमान रहेगा? 5 वर्ष तक। जो व्यक्ति उस पद पर बैठा है अगर उस व्यक्ति को उस पद के कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले हटाना है तो कैसे हटाएंगे? त्याग पत्र दे दो, नहीं तो हम तुम पर महाभियोग लगा देंगे संविधान के अतिक्रमण करने पे। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये सब चीजें तो हो गई। फिर एक चीज और कह दी कि भाई अगर हम एक बार बन गए तो क्या दोबारा बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। अगर आप एक बार बन चुके हैं तो आपको संविधान बार बार बनने की परमिशन देता है कि आप इलेक्शन लड़िए, बनिए। अगर आप जीतते हैं तो फिर बनिए राष्ट्रपति, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। अमेरिका का संविधान 2 बार देता है। एकदम क्लियर है। अब देखो जो पद है उस पद पर जो व्यक्ति बैठेगा या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होगा उसके अंदर भी तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या योग्यता होनी चाहिए? आर्टिकल 58 के अनुसार क्या है? आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की जो अहर्ताएं हैं, योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन हैं, उनकी बात करता है। क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उन योग्यताओं पे चर्चा करना है हमें। भाई कोई पद होगा, अगर कोई पद बना है तो उस पद पर बैठने वाले की योग्यताएं भी होंगी। अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो उसमें भी एलिजिबिलिटी होती कि ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इतनी वर्ष की उम्र होनी चाहिए, होती कि नहीं होती? तो ये भी तो वो भी तो एक पद ही है। किसी भी कार्यालय में कहीं की जॉब आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें वो एक पद ही तो है। तो वैसे ये पद यहाँ भी है। तो इसमें क्या है 58 में कहा है? 58 में 2 चीजें, 2-3 चीजें हैं, ध्यान से देखिए। पहली बात कि जो व्यक्ति है भारत के लिए, अगर तुम भारत के हो तो तुम्हारे पास नागरिकता होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो उस देश की तुम्हारे पास नागरिकता होनी चाहिए, यानी भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। भाई राष्ट्र प्रमुख हो, राज्य के प्रमुख हो तुम, और तुम्हारे पास ही नागरिकता नहीं होगा, किसी विदेशी को तो ना राज्य का प्रमुख बना देंगे, और विदेशी को राज्य प्रमुख बना दोगे तो ये सोचो काहे कि तुम संप्रभु या काहे कि तुम स्वतंत्र। बात समझ रहे हो? तो पहली कंडीशन हमेशा याद रखना क्या है? व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। और भारत का नागरिक का मतलब यहाँ जन्म से नहीं है, यहाँ जन्म के द्वारा या उसने कैसे भी नागरिकता प्राप्त की हो, दोनों चीजें होती हैं। यहाँ जन्म से कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति का जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ दोनों चीजें हैं कि वह जन्म से भी हो सकता है और उसने अगर नागरिकता अर्जित की है तब भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन यही है कि आपके पास भारत के नागरिक का होने का प्रमाण होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा देखिए, अब दूसरा यह है कि कोई भी पद अगर है तो उस पर बैठने की मिनिमम उम्र होती है। जैसे आप कोई फॉर्म अगर आपके एग्जाम के लिए आता है तो उस फॉर्म में आपकी न्यूनतम और मैक्सिमम आयु लिखी होती है, न्यूनतम और मैक्सिमम आयु लिखी होती है, लेकिन यहां पर केवल न्यूनतम आयु लिखी है। क्या कहता है? कहता है कि व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु को पूरा कर लेना चाहिए। 35 वर्ष नहीं, 35 वर्ष की आयु को
पूर्ण कर लेना चाहिए, यानी 35 से वो ज़्यादा होना चाहिए। तो दूसरी बात, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है कि राष्ट्रपति के लिए कितने वर्ष की आयु को पूर्ण करना आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु को पूर्ण करना पूर्णतः आवश्यक है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां तक? चलिए अगला देखिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। अब ये क्या है? लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, बोलिए। तीसरी कंडीशन का मतलब यह है कि व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र के निर्वाचन सूची में मतदाता के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो 3 कंडीशन है, एक भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, और तीसरी कंडीशन है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां तो क्लियर हो गया। यहां से 2 प्रश्न बेटा, एक इस तरह से प्रश्न बना है और एक इस पॉइंट पे प्रश्न बना है। दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे। यहां से प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इन दोनों बिंदुओं को आप अपने मस्तिष्क में हमेशा विद्यमान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए। क्या शर्तें हैं? शर्तें देखिए क्या है। 59 कहता है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल, यानी केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। चाहे लोकसभा, ना तो वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, ना ही वो विधानसभा का सदस्य हो सकता है, और ना ही वो किसका, परिषद का हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मतलब जो राष्ट्रपति बन रहा है वो किसी भी सदन का, चाहे वो संसद का कोई सदन हो, चाहे राज्य विधानमंडल का सदन हो, उन किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो क्या कहता है देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले वो सदन का सदस्य है, तो क्या कहता है देखिए, यदि है तो राष्ट्रपति का पद जैसे ही वह धारण करेगा, उसका वह पद, जिस सदन का वो सदस्य है, वो स्थान रिक्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति राज्य विधानमंडल, राज्य की विधानसभा का विधायक भी है या सांसद है, विधायक भी है या फिर मान लो सांसद है। अब उस ए व्यक्ति ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया, और जो चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया में उसने वैलिड मत, न्यूनतम कोटा क्या था? न्यूनतम कोटा कुल वैध मत बटे 2+1, यानी आधे से 1 ज्यादा, न्यूनतम कोटा प्राप्त किया और राष्ट्रपति का पद उसे मिल गया। अब ये राष्ट्रपति का उम्मीदवार तो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, लेकिन ये सदस्य कहाँ का है? विधानमंडल का सदस्य है, विधायक के रूप में, या मान लो संसद का सदस्य है, सांसद के रूप में। तो जिस तारीख से इसने अपने पद को ग्रहण किया राष्ट्रपति के रूप में, उस तारीख से, उस दिनांक से उसका वो पद क्या होगा? रिक्त हो जाएगा, चाहे वो विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में हो। वही बात यहां पर लिखी है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? वही चीज यहां पर है, राष्ट्रपति अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे देखिए क्या है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अब ये प्रश्न बहुत आता है भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की शपथ, उसकी जो ओथ है, वो जो शपथ लेता है अपने पद पर बैठने से पहले, वो संविधान की शपथ लेता है कि कैसे शपथ लेता है। शपथ लेगा तो कैसे लेगा, कौन दिलाएगा? तो आर्टिकल 60
आर्टिकल 60 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति की शपथ। क्या कहता है? जो राष्ट्रपति की शपथ है उसको उसके पद की, जो उम्मीदवार वैध न्यूनतम कोटा प्राप्त करके जीता है, मिनिमम न्यूनतम कोटा होना चाहिए, जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुका है, वो अपने पद पर बैठने से पहले भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके सम्मुख अपने पद की शपथ लेगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा भैया, उच्च और उच्चतम बहुत पूछा, यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको उसके पद की शपथ दिलाता है। लेकिन अगर वो अनुपस्थित है, भाई कंडीशन है, कोई भी कंडीशन, कोई भी चीज़ें कभी भी आ सकती हैं, ये तो प्रकृति है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उनके अनुपस्थित होने पर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके सम्मुख वो क्या करेगा? अपने पद की शपथ ग्रहण करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सम्मुख लेता है? तो उसको अपने पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेता है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है उसके पद की शपथ। अगला क्या है कि किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में ये चीज़ें विद्यमान है। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक कोई समस्या? देखिए, प्रश्न आते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं, कोई बोली बात नहीं है, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं बन के आते हैं। जब अभी हमने पीटी की मैराथन ली थी पॉलिटी की, तो यकीन मानिए कि जितने भी सेट, अभी उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे यहाँ एग्ज़ाम कोच पे शेयर किया गया होगा, उस मैराथन से 10 के 10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे पेपर में, इवनिंग और मॉर्निंग का मिला के, उनमें सभी प्रश्न हमारे यहाँ से मैराथन से सीधे सीधे आ गए थे, मैराथन से। और जो हमारे कुछ टेस्ट मैंने कराए थे पहले, वहाँ से आए। प्रश्न बाहर से नहीं बनता है, प्रश्न यहीं सबसे चीज़ों से बनेगा। बस अंतर यह है कि आप प्रश्न इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका ध्यान नहीं होता है, आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि एग्जामिनर यहाँ से तो नहीं पूछ सकता, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पढ़ाई के साथ साथ देखो, पढ़ना क्या है ये तो सबको पता है, इम्पॉर्टेंट है कि छोड़ना क्या है, और छोड़ना क्या है ये सीखने, जो ये सीख गया कि छोड़ना क्या है, वो सेलेक्ट हो गया। व्यवहारिकता के साथ चलो, अगर व्यवहारिकता के साथ नहीं चलोगे तो आइडियल कुछ भी नहीं है, 100% कुछ नहीं होता है। 100% एक सिर्फ कल्पना है कि ये 100% है, 100% कोई नहीं होता है। बस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को अपने कंट्रोल में रखें, काबू करें, या उसे अच्छे से उसे क्या करें, हम रिवाइज करते रहें। उन बिंदुओं पर हम बार बार ध्यान दें जहां एग्जामिनर का बार बार दिमाग जा रहा है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक को बार बार हिट कर रहा है? ये हमें पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लगातार करते रहेंगे, उनका एनालिसिस करते रहेंगे, तो हमें वहाँ पर एक चैन मिल जाएगी। भाई ये टॉपिक लगातार 2 साल नहीं पूछा, तीसरे साल मतलब इन्हीं टॉपिक के आसपास से सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनते हैं। बस लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्सेप्ट चेंज होता है, लेकिन टॉपिक यही रहता है। कोई बात चेंज कर दी लेकिन टॉपिक वही रहता है, तो आपको उन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बेटा एग्जाम में कई बार आया है कि राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है, या राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो यहां तक की कोई समस्या है तो बताइए, एकदम क्लियर है? किसी भी प्रकार की समस्या यहां तक? चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत आसान है, संविधान सबसे आसान है।
बाकी सब्जेक्टों से सन भूल जाओगे लेकिन संविधान नहीं भूलेगा। बस व्यवहारिकता के साथ जोड़ के पढ़ो, एकदम आसपास के एग्जाम्पल और उनके आधार पर इसको पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभी मैंने आपको बताया था पदावधि, आर्टिकल 56, उसमें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल बच्चा कितने वर्ष का है। राष्ट्रपति का कार्यकाल है आपका 5 वर्ष का, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व वो क्या होता है, अपने पद से मुक्त हो सकता है। कैसे? एक तो हटा दो, मतलब एक तो खुद स्वेच्छा से दे दे अपना त्याग पत्र। अब क्या करें, मजबूरी, स्वेच्छा कहने की बात है, लेकिन मंत्रिपरिषद कहेगी तभी दोगे, कि स्वेच्छा से नहीं दोगे तो हम महाभियोग लगा देंगे। लेकिन अब दिया है त्याग पत्र, चाहे दबाव में दिया हो चाहे जैसे दिया हो, उसे स्वेच्छा से ही माना जाएगा कि त्याग पत्र है तो स्वेच्छा ही होगी। और दूसरा तो है कि अड़ जाए हम नहीं देंगे त्याग पत्र, तो क्या है, हमारे घर या किसी के घर जाओ, अब तुम नहीं जा रहे हो, मेहमानी में जाओ तो नहीं जा रहे हो, 1 2 3 4 कब तक झेलेगा, फिर क्या करेगा, निकालेगा ही, कहेगा भैया जाओ, जबरदस्ती करेगा। तो राष्ट्रपति के पद को भी हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, ये महाभियोग लगाते हैं। क्या है, तो अगला जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 61 में है क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग देखिए, ये अमेरिका के संविधान से आई है। कहां से? अमेरिका के संविधान। महाभियोग, इम्पीचमेंट है क्या? महाभियोग एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, इस चीज को समझो। सबसे पहले जानो, ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में दी गई है। ठीक, ये प्रश्न ये हो गया आपका। अगला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है, आप प्रीवियस सेट लगा के देखिए, बार बार आपको एग्जाम में मिलेगा। है क्या प्रश्न? प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, एकदम याद कर लो। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, कभी ना कभी ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात यह है कि कोई व्यक्ति को उसके पद से हटाओगे तो बताओगे ना काहे हटाए हो, बताओगे ना काहे हटा रहे हो तो उसको पद से, तो कैसे हटाओगे भाई? व्यक्ति भी तो पूछेगा काहे के लिए हटा रहे हो, हमको जवाब तो दो। तो जवाब दोगे क्या? नहीं, हमारा मन किया तो हम हटा दिए तुमको अपने पद से। है? जब किसी को उसके पद से हटाओगे तो उसकी कोई ना कोई गलती भी तो होगी, होगी कि नहीं होगी? और जब गलती होगी तो राष्ट्रपति को पद से हटा रहे हो तो संविधान बताएगा ना कि राष्ट्रपति क्या करेगा तो तुम उसको पद से हटाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि तुम जाओ और राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति चाय नहीं पूछे तुमको, कि प्रधानमंत्री आए हैं तो हम चाय नहीं पूछा तुमको, तो प्रधानमंत्री गुस्सा आ गए, कहीं महाभियोग, हटा देंगे तुमको पद से। तो संविधान क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से सिर्फ एक कंडीशन में हटाया जा सकता, सिर्फ एक कंडीशन। क्या है कंडीशन? कहता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग तभी चलाओगे जब वो संविधान का अतिक्रमण करेगा। संविधान का अतिक्रमण क्या है? पूरे संविधान में इस शब्द की व्याख्या, संविधान के अतिक्रमण सेंटेंस की व्याख्या कहीं नहीं दी गई है कि क्या है संविधान का अतिक्रमण। लेकिन अगर आप इस चीज को समझने का प्रयास करते हो तो यहां पर इसको रेफरेंस लेके चलो, आर्टिकल 74 को। आर्टिकल 74 को अगर बेटा रेफरेंस लेके चलिए
मतलब मोटे तौर पे, हालांकि ये कोई भी ला सकता है, लेकिन अगर हम एक बेसिक बात करते हैं कि अगर संविधान के अतिक्रमण की बात करें, तो संविधान का अतिक्रमण 74 को अगर रेफरेंस मान के चलते हैं, कि ऐसे बात नहीं है कि 74 ही है, लेकिन और भी चीज़ें, क्योंकि ये सदन, दोनों सदनों में कोई भी ला सकता है, आरोप लगते हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को एक सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उससे कहती है कि ये कार्य करिए और मंत्रिपरिषद की सलाह ना मान के अपनी मर्जी से कोई कार्य करता है, तो बताइए संविधान का अतिक्रमण है कि नहीं? क्योंकि संविधान बाध्य कर रहा है आपको कि आप मंत्रिपरिषद के अनुसार ही चलेंगे, और आप मंत्रिपरिषद की बात नहीं मान रहे हैं और आप अपने आप निर्णय ले रहे हैं, तो संविधान का कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। तो इसी को कहा जाता है, जब संविधान का अतिक्रमण होता है, इसे ही कहते हैं संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान के बाहर जाके कार्य करना। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। महाभियोग कब लगता है? महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के लिए, उस पर महाभियोग चलाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, अमेरिका के संविधान से हम चर्चा कर चुके हैं। अब महाभियोग चलाओगे कहाँ? तो महाभियोग हमेशा बच्चा याद रखना कि संसद द्वारा चलाई जाती है, इसमें राज्य के विधान मंडलों का कोई योगदान नहीं होता है। तो यहाँ 3 बिंदु आपके पास आ रहे हैं मोटे तौर पे। एक है आर्टिकल 61, जहाँ पर महाभियोग है राष्ट्रपति पर, और फिर उसमें क्या है, महाभियोग क्यों लगता है? राष्ट्रपति का संविधान की अतिक्रमण करने पे लगता है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और अंतिम बात, महाभियोग कहाँ चलाया जाता है? संसद में चलाया जाता है। 3 बात समझ में आ गई? बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई यहां तक किसी को डाउट? तीनों बिंदु, ये तीनों प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, खासकर ये 3 बिंदु, आर्टिकल क्यों चलाया जाता है और किस देश के संविधान से लिया गया है, ये 3 बिंदु बनते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को आप बिल्कुल परफेक्टली अपने दिमाग में हमेशा प्लॉट करके रखिए कि जैसे महाभियोग की बात आए तो ये तीनों बिंदु आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने आपको बताया महाभियोग संसद में चलती, तो तरीका क्या है? ऐसा तो नहीं कि बस महाभियोग लग गया महाभियोग, ना, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। तरीका क्या है? तो पहली बात आप सोचो कि कहा गया कि राम ने, या कोई व्यक्ति मान लो, किसी का नाम मान लो ए व्यक्ति है, कहा ए व्यक्ति ने ये कार्य किया है, उस पर एक आरोप लगाया कि ए व्यक्ति ने ये कार्य किया है, तो ये क्या है? आरोप है। और आरोप जब लगाया, मान लो कोई एक स्कूल है या कोई ऐसी संस्था है, क्या ग्राम पंचायत की बात कर लो, पंचायत की बात कर लो, छोटे गांव की बात कर लो, गांव में कहा कि ए व्यक्ति ने, फलाने ने क्या किया? चोरी की है। तो जो चोरी की है, तो यह आरोप है, और आरोप को फिर साबित करना पड़ता है, और साबित करने के बाद जो वो होते हैं, पंच बैठते हैं, वो क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। जैसे कि हमारी न्यायपालिका भी ऐसे क्या करते हैं कि न्यायपालिका क्या करती है, कोई अपराधी है, कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया है, वह विधियों के अंतर्गत कोई अपराध है, तो उसे पकड़ के लाया जाएगा कि इस पे ये आरोप है। वो अपराधी है नहीं, आरोप है, और आरोप के तहत फिर जांच होगी आरोपों की, न्यायपालिका जांच कराएगी, डिसीजन लेगी और पनिशमेंट देगी। तो यहां पर भी वही लगभग लगभग समझो ऐसी ही प्रक्रिया है। क्या है? महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाती है। इसे बेटा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, मतलब न्याय के समान होता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये। तो ये संसद के द्वारा चलाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझिए, इसको हम बाद में देखेंगे। हम एक यहाँ पे ब्लैंक लेते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, समझिए। संसद है, संसद है, ठीक।
संसद के अंदर ही चलेगा क्या? महाभियोग। महाभियोग चलता है संसद के अंदर। क्यों चलता है? अतिक्रमण। किसका अतिक्रमण? संविधान का। संविधान का अतिक्रमण किस पे चलता है? किसके द्वारा अतिक्रमण किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, ये 3 बिंदु समझ में आए कि राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण कर देगा तो उस पर क्या चल जाएगा? महाभियोग चल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? आगे देखिए, अब संसद की बात करें तो संसद में 2 सदन, हालांकि संसद 3 लोग से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, प्रधान, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन यहां पर सदन की बात करें तो बच्चा सदन यहां पर क्या होते हैं? हमेशा 2 सदन होते हैं। सॉरी, सदन। ध्यान से देखिए, इसको सदन 1 कहते हैं, इसको सदन 2 कहते हैं। दूसरा सदन और पहला सदन। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर सदन 1 को तुम लोकसभा माने हो, तुम्हारे अनुसार सदन 1 हमारा लोकसभा है, तो सदन 2 क्या होगा? राज्यसभा हो जाएगा। और अगर सदन 2 को तुमने पहले को अगर राज्यसभा माना है तो सदन 2 क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहां से कंक्लूजन क्या निकला? इससे आप क्या समझे? अगर ये मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सिर्फ शब्दों पे ध्यान दो हमारे, और हमारे साथ जुड़ते चलो, एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ शब्दों पे ध्यान दो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 2 सदन हैं संसद के अंदर, एक पहला सदन, एक दूसरा सदन। ठीक, 2 ही सदन तो हैं, पहला सदन और दूसरा सदन। अपने इनसे हम मान रहे हैं कि ये सदन भाई पहला है, ये दूसरा है, या उसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, 2 ही तो सदन है। पहला दूसरा इसलिए मानने क्योंकि हम इस प्रक्रिया के अनुसार चल रहे हैं। अगर हमने कहा कि पहला सदन लोकसभा है तो दूसरा सदन अपने आप ही क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और अगर हमने ये कहा कि पहला राज्यसभा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस लाइन का क्या अर्थ निकलता है? बोलिए, समझ में आ रहा है कि इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है? मतलब इतना ही निकल रहा है बच्चा, ध्यान से समझिएगा, कि अगर ये लोकसभा है, अगर वो राज्यसभा हो गई, अगर ये राज्यसभा है, ये लोकसभा हो गई, कहने का मतलब है कि महाअभियोग संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता। बात समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग को क्या किया जा सकता? प्रारंभ किया जाता। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप पहले को लोकसभा मानोगे तो दूसरा अपने आप में ही राज्यसभा हो जाएगा, और अगर पहले को राज्यसभा माना है बच्चा तो दूसरा अपने आप में क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है तो बताइए। बात समझ में आई? इस मतलब इस लाइन का यही निकलता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता। चलिए आगे देखिए। अब कोई ऐसा तो नहीं क्या ऐसा कर लोगे? तो जब भी ये बात आती है कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो जो भी सदन इसको प्रारंभ करेगा वो कहलाएगा पहला सदन। जो भी इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा वो हमेशा पहला सदन होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और जो अंतिम डिसीजन लेगा वो हमेशा दूसरा सदन होगा, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तो ध्यान रखिए, जो भी सदन इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहा है वहां पर प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव
संकल्प के माध्यम से आता है, यानी जो प्रस्ताव होगा वो तो आएगा ही आएगा, और उस प्रस्ताव को लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है कि आपके लिए महाभियोग लाया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि जब भी आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो जो भी सदन लगाएगा वो संकल्प के माध्यम से लगाएगा और उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आइए अपने उस पे पीपीटी पे आइए, देखिए वही चीज मैं समझा रहा था कि जो भी सदन लगा रहा बच्चा वो सदन पहला और जो रहेगा दूसरा। ये लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, ये भी अगर वो राज्य लोकसभा है तो ये राज्यसभा और ये लोकसभा। इतनी बात समझे? तो जो सदन लगा रहा है वो क्या करेगा, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या करता है, सूचित करता है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और जो सदन है, जो प्रस्ताव आया है, ये आरोपों के माध्यम से होता है। जो आरोपों का प्रस्ताव आया है कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, वो सदन वन जो है वो अपने कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कहने का मतलब जो प्रस्ताव लाए हो, तुम संकल्प लाए हो कि राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाएंगे, क्योंकि पूरा सदन नहीं है उसमें, वो क्या करेगा, उस प्रस्ताव पर उस सदन की, यानी अगर लोकसभा है तो लोकसभा की कुल संख्या का 1/4 है, और राज्यसभा है तो उसका कुल संख्या का 1/4 सदस्य उस संकल्प पर, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा कि हाँ हम एग्री करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी देखो प्रक्रिया आरंभ हुई है, अभी ये सदन में नहीं रखा गया है, अभी प्रस्ताव सदन में नहीं रखा, अभी तो हस्ताक्षर हुए हैं कि 1/4 लोगों ने कहा कि हाँ हम भी एग्री। जैसे 1/4 लोग ने कह दिया कि हम करेंगे, इसको सदन में रखवा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझो यहाँ पे कि कोई स्कूल है, वहाँ पे, या फिर कोई ऐसी चीज़ समझ लीजिए कि कोई एक संगठन है, उस संगठन में अगर कोई कार्य हो जाता है तो उस संगठन की जो सभा है उसके सामने उस कार्य को जानने के लिए हम एक प्रस्ताव लाते हैं। लेकिन ये ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसमें जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो डिसीजन लेंगे कि भाई सबने कहा ठीक है इस पे ये प्रस्ताव लाना चाहिए। वो प्रस्ताव पहले डिसीजन कर लिए, लोग साइन कर दो, फिर अध्यक्ष होगा क्या करेगा, उसको सभा के सामने रखवा देगा कि भाई आप भी अपने इस पर निर्णय, अब इस पर वोटिंग करवा लो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पहले तो 1/4 जैसे ही करेंगे, यानी अब ये सदन में जाएगा ही जाएगा, अब इस पर वोटिंग होगी। समझिए आगे। देखिए, अब उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दिया, उस प्रस्ताव पर, उस संकल्प पर सदन की कुल संख्या के 1/4 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया। अब सदन के अंदर वो प्रस्ताव है, अब उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद प्रस्ताव का क्या होगा, अगर प्रस्ताव को सदन की कुल संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो यह दूसरे सदन, यानी विशेष बहुमत है। यानी जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे थे प्रस्ताव, वो प्रस्ताव को अगर वो पहला सदन जहां पर ये महाभियोग प्रारंभ हुआ था, वो अपने कुल सदस्य संख्या का 2/3 से क्या करे, प्रस्ताव को पारित कर दे, तो पहले सदन से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही पहले सदन से वो प्रस्ताव पारित होगा, वो कहां जाएगा बेटा, दूसरे सदन में जाएगा। भाई पहले से पारित होगा तो दूसरे सदन में जाएगा ही जाएगा। अब दूसरा सदन क्या करेगा, अब बात समझो, ये वो सदन है जो आरोप लगा रहा है। ये सदन ने कहा है कि राष्ट्रपति ने महाभियोग करा है, महाभियोग की घटना हुई है, ये आरोप हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है उनकी। तो ये सदन इन आरोपों को लगाकर अपने लोगों को एग्री करके सदन से पास करा देता है। लेकिन अब दूसरा सदन क्या करता है, उन आरोपों की जांच करेगा
कि जो आरोप तुम लगा रहे हो पहला सदन, उन आरोपों की जांच करेगा दूसरा सदन, जांच करेगा या करवाएगा कि आरोप सही है या गलत है। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति को अपना जो पक्ष है वो रखने का अधिकार है। ठीक बात समझ में आ रही है? तो अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, यानी दूसरा सदन अगर ये पाता है कि जो आरोप पहला सदन लगा रहा है वो सही है, जांच में पाता है कि वो आरोप बिल्कुल सही है, तो क्या करता है, वो अपने कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत, यानी फिर वही प्रक्रिया विशेष बहुमत की प्रक्रिया से अगर उस प्रस्ताव को दूसरा सदन भी पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को बच्चा तत्काल अपने पद से हटना पड़ता है। तत्काल अपने पद से राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, कोई नहीं है, राष्ट्रपति का कार्यकाल वहीं से समाप्त हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो महाभियोग की प्रक्रिया आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यहां पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं। बोलिए, कोई समस्या? किसी प्रकार की कोई समस्या? बिल्कुल क्लियर होगा आपको यहां पर महाभियोग। चलिए, मैंने ये लाइन आपको पहले ही बता दी, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, डायग्राम में बताया भी है आपको मैंने बनाकर। अभी तक बच्चा किसी पर, वर्तमान समय तक किसी भी राष्ट्रपति पर भारत के महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो ये था हमारा आर्टिकल 61। यहां तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप इन आर्टिकल्स को दिमाग में रखिए। अब कुछ आप लोग को नई चीज दे देते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें, राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसमें आर्टिकल्स आते हैं, खासकर वनडे एग्जाम में, टेट, सुपर टेट या अदर एग्जाम जो वनडेज होते हैं वीडियो के, इन सब में कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम आपके सीधे से आर्टिकल्स के रूप है। तो जो राष्ट्रपति का चैप्टर है हमारा, राष्ट्रपति का जो अध्याय है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन आर्टिकल्स पे हम 5 मिनट में चर्चा कर लेते हैं और उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो उनकी पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे डलवा दी जाएगी। बिल्कुल आराम से पढ़िए, पॉलिटी बिल्कुल टफ नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। जिनको पॉलिटी टफ लगती है वो एक बार क्लास करे, जहां समझ में नहीं आता है कमेंट करे, उनका जवाब मिलेगा, और ज़रूरत पड़ी तो उनके प्रश्न पर वीडियो बनाकर उनके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम कोच आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इस प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्याओं को रखिए। यहाँ पर हर टीचर आपकी समस्याओं का निवारण करेगा अच्छे से अच्छे ढंग से। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, बस एक लक्ष्य रखिए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए, इस चीज़ को हम जरा देख लेते हैं। अब इस टॉपिक को जरा देख लीजिए। अब क्या है, अब कोई भी चैप्टर है उसके आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, तो उन आर्टिकल्स पे हम चर्चा कर लेते हैं जो प्रश्न में एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। उसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछेंगे उनके बारे में से। तो राष्ट्रपति से कौन कौन से आर्टिकल प्रमुख हैं, इन आर्टिकल्स की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 52, जिसमें हमने आपको बताया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी पद की बात कर रहा है। एक दो कभी कभार एग्जाम में आया है, प्रीवियस सर देखें, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है, राष्ट्रपति में होती है। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। फिर आर्टिकल 54 क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। फिर आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनः निर्वाचन की योग्यता। तो आपको यहां पर याद करने वाला कौन सा आर्टिकल है, केवल
53 है, इसे हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। इन दोनों से जो प्रश्न आते हैं, इन दोनों से तीनों से प्रश्न आते हैं, वो थ्योरी से आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। क्वेश्चन है कि निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है, कहाँ से ली गई है, या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। बस इन्हें आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन आर्टिकल 53 अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, मस्तिष्क में 53 हमेशा रहना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आर्टिकल 58 योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति के पद की योग्यता, राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुना हो चाहिए, और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। तो यहाँ से जो प्रश्न आता है वो आता है आयु के रूप में, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता के रूप में प्रश्न आता है। आर्टिकल्स के रूप में प्रश्न बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। फिर देखिए आर्टिकल 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आर्टिकल्स के रूप में आता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 60 बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 72 बहुत बार एग्जाम में आता है, सीधा सीधा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, 72 में है। क्या है, राष्ट्रपति आदि क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण और राष्ट्रपति की शक्ति है। तो राष्ट्रपति को आप इतना ध्यान रखिए, केवल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है। आर्टिकल 70 संघ की कार्यपालिका विस्तार। आर्टिकल 74 एग्जाम में आया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, कई बार मैं पढ़ाते हुए चर्चा कर चुका हूं, कई बार चर्चा कर चुका हूं। 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अपनी अनुमति देना। आर्टिकल 143 जो जुडिशियल पावर है इनकी, क्या है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से क्या लेता है, परामर्श देता है, परंतु वह उस परामर्श को मानने के लिए क्या बाध्य नहीं है। बेटा बहुत बार एग्जाम में आया, बिल्कुल ध्यान रखिए, जो मैं यहां पर टिक करा रहा हूं विश्वास करिए, पेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं क्लास के, और यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं आप विश्वास, आप एग्जाम प्रीवियस ईयर सेट, मेरी बात पे मत जाओ, तुम प्रीवियस ईयर सेट दिखा के को सॉल्व करो, आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे प्रीवियस, और आने वाले पेपरों में भी जो पेपर रिसेंट हुए हैं उसमें भी प्रश्न बताए हुए आए हैं। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए यहां पर और बिल्कुल भरोसे के साथ करिए। अगला है आर्टिकल 123, बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 123 में है। तो ये हमारा आज का टॉपिक, आज की क्लास हमारी है। हमने यहाँ पर राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया तक अपनी थ्योरी कंप्लीट की, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। राष्ट्रपति के चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स के बारे में जाना हमने। अब आगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे, कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वित्तीय शक्ति, इन सब शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे और वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब यहाँ तक जो था वो पूरा एक क्रमबद्ध आर्टिकल था। आगे जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो 172 में, 141, 43 में है, दोनों न्यायिक शक्ति हैं। आपातकालीन शक्ति है तो अब 300 आर्टिकल के 352 उसमें पहुंच जाएंगे। तो आगे का जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं पर आपको वीटो पावर के बारे में जानकारी मिलेगी, वहां पर हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि संसद में विधेयक कैसे पास होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी मिलेगी, आप जुड़े रहिए। कहीं भी पॉलिटी से कोई भी समस्या आती है आप एग्ज़ाम कोच के उस पर कमेंट करिए, आपके लिए वो अगर कमेंट से ही आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा तो किया जाएगा, नहीं तो आपके लिए उस पर हम एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए एग्ज़ाम कोच के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।